हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के 7th चैप्टर जिसका नाम है पेड़ पौधों की दुनिया। इसमें हम पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को अलग अलग आधारों पर देखेंगे, कितने भागों में बांटा जाता है, कितने तरह के वो दिखते हैं, फिर उसके अलग कुछ कार्यों को या पेड़ पौधों के वर्गीकरण को देखते हैं। सबसे पहले हम पेड़ पौधों को ही देखें तो कितने भागों में बांटा जाता है। तो पेड़ पौधों का वर्गीकरण, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसे कुल मिलाकर हम 3 श्रेणी में 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो होता है शाख, दूसरा झाड़ी और तीसरा होता है वृक्ष या जिसे हम कहते हैं पेड़, जो सबसे आकार में बड़ा होता है। शाख जो होता है इसका तना काफ़ी कोमल लचीला होता है, और शाख की बात करें तो ये जो होता है साइज में, ऊंचाई में भी काफ़ी छोटा होता है। तो ये हुआ शाख। इसे तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होता है। जैसे कि अगर हम घास को लें तो वो है शाख। झाड़ी में हम लें तो शाख की तुलना में क्या होता है, शाख की तुलना में इसका जो तना होता है, इसका तना सख्त होता है, मतलब थोड़ा कड़ा होता है और थोड़ा बड़ा भी साइज होता है इस पौधे का, जिसे झाड़ी कहते हैं। जैसे कि गुलाब को लें तो वो झाड़ी में आएगा क्योंकि इसे हम तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा ये सख्त होता है। इसके तना को देखें तो ठंड के आवाज़ के साथ टूटेगा। वृक्ष और पेड़ इसलिए तो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, तना सबसे सख्त, मतलब बहुत ही सख्त, जिसे हम हाथ से नहीं तोड़ सकते, उसे काटा जा सकता है पेड़ को। सबसे बड़ा तना बहुत सख्त और छाल वाला भी होता है, छाल युक्त तना होता है। तना मतलब भूरा भी होता है। तो ये है वृक्ष या पेड़। जैसे कि हम उदाहरण में आम, बरगद, इमली ये सब ले सकते हैं। अब पत्तियों की जमावट या विन्यास। पत्तियों को हम 2 तरीके से बांटेंगे या देखते हैं। एक तो हम सिरा विन्यास के अनुसार, मतलब कि उसमें जो नसें दिखाई देती है, सिरा जो दिखाई देती है, उसके आधार पर हम पत्ती को बांटेंगे, और एक बांटेंगे उसके तने में निकलने के अनुसार, मतलब पत्तियों की बनावट या जमावट के अनुसार। तो सबसे पहले पत्तियों की जमावट के अनुसार देखते हैं। पत्तियों की जमावट या तो विन्यास के अनुसार हम पत्ती को उस आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है एकल पत्ती, दूसरा होता है जोड़ीदार पत्ती या बनावट, और एक होता है गुच्छेदार बनावट या पत्ती। अगर हम इसमें बात करें तो ऐसे पत्ती में एक जगह से, एक स्थान से, तने के एक स्थान से एक ही पत्ती निकलती है, एक ही पत्ती निकले तो उसे हम कहेंगे एकल पत्ती वाला पत्ते। जैसे कि अगर हम ये लें कि ये अगर एक फूल है और अगर इसका ये डंठल है, एक पत्ती यहाँ से निकला है तो एक पत्ती यहाँ से निकला है, तो ये एक जगह से एक ही पत्ती निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे एकल पत्ती। वहीं अगर जोड़ीदार पत्ती की बात करें तो इसमें एक जगह से 2 पत्ती निकलता है, एक दूसरे के विपरीत, एक जगह से 2 पत्ती विपरीत दिशा में इसमें क्या होता है, निकलता है। एक जगह से 2 पत्ती विपरीत दिशा में निकलता है। ये हो गया जोड़ीदार पत्ती। जैसे कि अगर हम बात करें किसी पौधे में, देखते हैं कि इधर से भी एक पत्ती है, इस तरफ भी, उसके विपरीत दिशा में एकदम बराबर कभी देखें तो ऐसे पत्ती जो है हमें दिखते हैं, तो ऐसे पत्ती को हम कहेंगे जोड़ीदार पत्ती। तो ये जोड़ीदार पत्ती हो गया। और गुच्छेदार पत्ती, जहाँ की एक जगह से कई पत्ती निकले या पत्ती दिखे तो वो पत्ती को हम बोलेंगे गुच्छेदार पत्ती। जैसे कि अगर कोई पौधा है और एक ही जगह से हमें कई सारे पत्तियों के एक गुच्छे अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा गुच्छेदार पत्ती या गुच्छेदार बनावट। तो ये पत्तियों की जमावट के अनुसार हम बांटते हैं। एक तो एकल पत्ती, एक स्थान से, एक जगह से एक ही पत्ती। जोड़ीदार जो विपरीत दिशा में एकदम एक दूसरे के हमें जो बराबर पत्तियां देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, तो वो हम कहते हैं उसे जोड़ीदार पत्ती। और बाकी गुच्छेदार जो एक ही जगह से गुच्छे के रूप में हमें दिखाई दे, एक जगह से कई सारे अगर निकले तो हम उसे गुच्छेदार बनावट वाली पत्ती कहेंगे। तो ये हो गए पत्तियों के विन्यास या जमावट के अनुसार उसके अलग अलग भाग। अब हम देखते हैं जड़ के प्रकार। हर एक पेड़ पौधों को अगर हम देखें तो 2 ही तरह के जड़ देखने को मिलता है। एक होता है मूसला जड़ और एक होता है झकड़ा जड़, या इसे बोला जाता है रेशेदार जड़।
इसमें क्या होता है, इस वाले जड़ में हम देखें तो एक मोटा जड़ निकलता है, उसके बाद उससे जुड़े हुए कई सारे सहायक जड़ जो होते हैं वो निकलते हैं। इसमें एक मुख्य जड़ तथा उससे क्या होता है, उससे अन्य सहायक जड़ निकलता है, तो उसे हम कहते हैं मूसला जड़। इसमें एक मुख्य जड़ और तथा उससे अन्य सहायक जड़ निकलता है। जैसे कि अगर हम पेड़ की बात करें, किसी पेड़ को अगर लें उदाहरण, तो जैसे अगर ये ज़मीन है, इसके अंदर एक पौधा निकला हुआ है, और ये जो एक मुख्य जड़ मोटा वाला जड़ होता है, उसके बाद फिर एक पतले पतले रेशेदार उससे जड़ जो होते हैं वो निकले हुए रहते हैं, तो ये होता है मुख्य जड़ और उससे निकला हुआ सहायक जड़, तो उसे कहते हैं मूसला जड़। जकड़ा या रेशेदार जड़ में कोई भी इसमें मुख्य जड़ नहीं होता। सभी जो होते हैं इसमें सभी जड़ एक ही जगह से निकलते हैं, एक ही जगह या स्थान से निकलते हैं, तो उसे हम कहते हैं झगड़ा या रेशेदार जड़। जैसे कि अगर एक पौधा है लगा हुआ और उसके अंदर में एक ही जगह से इस तरह से निकला रहे, तो उसे हम कहेंगे रेशेदार जड़। कोई मुख्य जड़ नहीं, सिर्फ उसके एक ही भाग से, एक ही जगह से सारे जड़ निकले हुए रहते हैं। इसमें से कोई मुख्य जड़ रहता है और उससे फिर निकले रहते हैं, तो ये होता है मूसला जड़, और नहीं तो झगड़ा जड़। ये ज़्यादातर जो होते हैं वो छोटे छोटे पौधों में, घास जैसे में देखें हम, तो वो देखने को मिलता है। ये बड़े पेड़ों में या अन्य झाड़ियों वाले में हम इसे देखते हैं। ये हो गया जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार को जानने के बाद हम जड़ के कार्य को भी देख लेते हैं कि जड़ के काम क्या होते हैं। जड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है पेड़ पौधे का, तो जड़ के काम को देखते हैं। जड़ के कई सारे कार्य होते हैं। एक तो जड़ का काम होता है मिट्टी को बांधे रखना, मिट्टी को बांधना या बांध कर रखना ताकि मिट्टी का बहाव ना हो, ये भी एक काम करता है। पेड़ पौधा को क्या करता है, पेड़ पौधा को सहारा देता है, उसे खड़ा रखता है, नहीं तो वो इसके बिना खड़ा भी नहीं रह सके। तो जड़ के ये काम हो गए। इसके अलावा ये पेड़ पौधा को क्या करता है, ये पेड़ पौधा को मिट्टी में मिले हुए जो होते हैं खनिज लवण और जल, ये दोनों क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। पेड़ पौधा को खनिज लवण और जल पहुंचाता है मिट्टी से ले जा करके, तो ये इसके जो है जड़ के काम है। कुछ जड़ जो होते हैं वो फल का संचय भी करते हैं, जैसे कि अगर कुछ जड़ होते हैं फल का संचय या भंडारण भी करते हैं। जैसे कि अगर हम ले गाजर एक जड़ हुआ जो कि एक फल के रूप में हुआ, मूली, तो ये सब हमारा क्या हुआ, एक खाद्य पदार्थ। तो जड़ के ये कार्य हुए कुछ अलग अलग, जो कि हर एक कार्य जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जड़ के कार्य को देखने के बाद हम पत्ती के शिरा विन्यास को देखते हैं कि पत्ती का शिरा विन्यास जो है वो कितने तरह का होता है। शिरा विन्यास से हम कहें कि उसमें जो नसें दिखती है, शिरा जो दिखता है, उसके आधार पर हम पत्ती को कितने भागों में बांट सकते हैं। पत्ती का शिरा विन्यास, इसमें अगर हम देखें तो दो तरह का हमें दिखता है। एक जालिका शिरा विन्यास और एक होता है समांतर शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास, इसमें से क्या होता है कि इसमें से हम देखते हैं पत्ती में जो है वो शिरा जो होता है वो एक जाली के रूप में होता है। एक मुख्य शिरा होता है और उसके बाद उसमें से कई सारे अन्य सहायक शिराएं जो होती है वो निकली हुई रहती है, और ये काफ़ी जाली के रूप में जो है वो पूरे पत्ती में हमें दिखता है, जैसे कि पीपल के पत्ती में हम देख सकते हैं। तो ऐसे वाले पत्ती को हम कहते हैं जालिका शिरा विन्यास, जिसमें से कि एक क्या हो, एक मुख्य शिरा हो, जिसमें एक मुख्य शिरा हो और फिर कई अन्य उससे निकली हुई हो शिराएं, तो उसे हम कहते हैं जालिका शिरा विन्यास, जो कि जाल के रूप में दिखता है। जाल के रूप में दिखे तो हम उसे कहेंगे जालिका शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास उस पत्तियों को कहेंगे, उस तरह के पत्ती जो जालिका जैसा नहीं दिखता है, वो अगर हम देखें तो वो पत्ती में क्या होता है कि काफ़ी लंबा वो पत्तियां हमें देखने को मिलती हैं, और उस पत्ती में एक समांतर रूप में ऐसे उसमें से विन्यास शिरा जो है वो दिखता है हमें।
जैसे कि हम अगर देखें तो धान में, गेहूं के पत्ते में देख सकते हैं, घास के पत्ते में देख सकते हैं, मक्का के पत्ते में देख सकते हैं। इन सब पत्तों को गौर से देखें तो उसमें से जाली हमें नहीं दिखता है इस तरह से, उसमें हमें सारी सिरा जो है वो काफ़ी सीधी सीधी दिखती है समांतर रूप में, तो इसलिए हम उसे कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। इसमें सभी जो होती है सिराएँ वो क्या होती है, समान होती है। हम ऐसे में धान, गेहूँ, घास, मक्का इन सब चीज़ों में देख सकते हैं। उसमें पत्तियों में जो सिराएँ होती है, नसें जो दिखती है वो काफ़ी सीधी सीधी होती है। तो ये हुआ पत्ती के दो अलग भाग उसके सिराओं के आधार पर। अब हम देखते हैं पत्ती के सिरा विन्यास के अनुसार भाग को देख लिया, बीज के भाग देखते हैं। बीज जो कि अंकुरित होकर पौधे जिससे निकलते हैं, बीज के जो भाग होते हैं या बीज के प्रकार जो होते हैं वो दो तरीके के बीज हमें दिखते हैं। एक तो होता है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और एक होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में बीज का जो है एक ही बीज होता है, वो अलग अलग भागों में बांटा नहीं रहता है। इसमें बीज जो होता है कोई अन्य भागों में या समान भागों में नहीं बटा रहता। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले द्विबीजपत्री को देखते हैं। द्विबीजपत्री में क्या होता है, इसमें बीज जो होता है दो बराबर समान भागों में बटा रहता है, या उसमें दो जो होते हैं समान बीजपत्री होते हैं। अगर हम बात करें इसमें से, तो हम ले सकते हैं इसमें से गेहूँ। अगर हम गेहूं के बीज को लें तो उसको अगर तोड़ने का प्रयास करें, या तो भिगो कर या तो वैसे भी, तो वो ये नहीं है कि गेहूं के दो बराबर हिस्से हों, कहीं से भी हो सकते हैं। कुछ थोड़ा सा छोटा तो कोई बड़ा पार्ट हमें मिल सकता है, लेकिन समान नहीं मिलेंगे। जैसे कि मक्का, ये भी एक बीजपत्री हो गए। धान भी, चावल को भी हम लें तो वैसे में ही आ जाएगा। तो ये सब होते हैं एक बीजपत्री। वही द्विबीजपत्री की बात करें तो इसमें हम उदाहरण लेंगे मटर का। मटर को भिगोकर अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करें तो वो दो बराबर भागों में बढ़ता है, बिल्कुल ही एक समान दो बराबर भागों में बढ़ता है। चाहे वो चना का लें या तो हम मटर लें या तो सेम लें, सबको दो बराबर भागों में बढ़ता है। सेम भी ले सकते हैं, सेम के बीज को देखें। चना में भी दो बराबर भाग मिलते हैं, एकदम से जुड़वा जैसा, तो वो उसे कहते हैं द्विबीजपत्री। इसके अलावा हम कुछ उदाहरण और ले सकते हैं। सरसों काफ़ी छोटा सा होता है उसका बीज, लेकिन फिर भी उसको अगर हम देखें तो दो बराबर भागों में वो दिखता है, तो वो है सरसों का बीज भी है द्विबीजपत्री। तो ये हुए बीजों के दो भाग उसके बीजपत्री के अनुसार। इसमें एक ही बीज के कई समान भाग नहीं होते हैं तो एक बीजपत्री, और दो अगर बिल्कुल बराबर दो समान भाग हो गए तो वो कहलाता है हमारा द्विबीजपत्री वाला बीज। तो ये बीज हो गए। अब पेड़ पौधों में होने वाले हम एक मुख्य क्रिया वाष्पोत्सर्जन को देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक मुख्य क्रिया होता है जो पेड़ पौधों के पत्तियों द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन। ये भी वाष्पन की क्रिया ही है, लेकिन वाष्पन मतलब कि पानी का भाप में बन जाना, वाष्प में बन जाना वाष्पन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, उत्सर्जन की क्रिया एक जीव के द्वारा हो रहा है। मतलब यहाँ हो रहा है वाष्पन और प्लस उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब शरीर से अनावश्यक, अनुपयोगी, जिसका कोई भी काम नहीं हो उसे बाहर निकालना, उसे कहते हैं उत्सर्जन। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें से कि पेड़ पौधा क्या करता है, उत्सर्जन करता है। मतलब पेड़ पौधा अतिरिक्त पानी को ले देखते हैं। वाष्पन का मतलब होता है पानी का वाष्प में बदलना, यह कहलाता है वाष्पन की क्रिया। और उत्सर्जन कहलाता है जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निकालना शरीर से। मतलब जो बेकार है, जो अनावश्यक है, जो और शरीर को हानि पहुंचाएगा, कोई उपयोगी ही नहीं है, तो उसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। और ये दोनों ही प्रक्रिया मतलब कि पेड़ पौधों द्वारा हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वो पानी को भाप बनाकर वायुमंडल में पहुंचाता है पत्तियों के रंध्रों द्वारा, और वो काम उसका है उत्सर्जन। मतलब कि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है पेड़ पौधों के पत्ती में रंध्र होता है, जिसे स्टोमाटा बोला जाता है। पेड़ पौधों के पत्ती द्वारा अतिरिक्त उसका जितना पानी आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, उसके अलावे अगर जो भी पानी बचता है वो पत्ता के द्वारा वो जो होता है वायुमंडल में वाष्प बना करके वो छोड़ देता है। तो उस क्रिया को ही हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधों के पत्ती द्वारा अतिरिक्त जल का वायुमंडल में वाष्पित कर देना ही कहलाता है वाष्पन।
और इसीलिए हम इसको वाष्पित कर देना ही कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ये हम तो लेकिन ये एक जीव के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा होता है, इसीलिए हम इसको केवल वाष्पन ना कर करके वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये हुआ पेड़ पौधों की दुनिया से कुछ परिचय, पेड़ पौधों के अलग अलग वर्गीकरण को, फिर पत्तियों की जमावट, जल के प्रकार, कार्य, फिर हमने बीज के भाग, फिर वाष्पोत्सर्जन को जाना। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।